हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रत्यक्षनात्मक संगठन के बारे में, जिसे परसेप्चुअल्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। आखिरकार नाम से ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा किसी संगठन की बात किया जा रहा है। तो किसके द्वारा? तो प्रत्यक्ष कर जो संगठित होता है। हम लोग जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। आप किसी मनुष्य को देखते होंगे, डेफिनेटली देखते ही होंगे, ऐसा थोड़ी ना कि नहीं देखते होंगे। तो मनुष्य को देखने के बाद उसके हाथ पैर आँख कान नाक तो अलग तो नहीं देखते होंगे, समुच्चय उसे एक इंसान के रूप में और पूरा इकट्ठे देखते हैं। तो यहाँ संगठन का बात हो रहा है। तो प्रत्यक्ष कर ही हम लोग किसी संगठन को ज्ञान उत्पन्न करते हैं। तो उसे भी हम लोग सिर्फ यही नहीं कि प्रत्यक्षनात्मक संगठन कहा जा रहा है तो प्रत्यक्षनात्मक ही होगा तभी नहीं, प्रत्यक्ष करके जो ज्ञान उत्पन्न होता है और उस संगठित रूप में होता है उसे भी हम लोग प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन भी कहते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि शब्द का फेरबदल है तो इसका मतलब ये नहीं कि आखिर पढ़ना यही है, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन ही। तो कंफ्यूज एकदम नहीं होना। जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ तो यहाँ क्या, प्रत्यक्ष ज्ञान और संगठन, प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन। तो इसमें क्या आपको बताया जा रहा है? तो प्रत्यक्ष करके ही कोई ज्ञान उत्पन्न हुआ। ज्ञान किस रूप में उत्पन्न हो रहा है? तो संगठन के रूप में हो रहा है। तो किस तरह का संगठन? किसी तरह का भी संगठन। गुच्छों को, कोई अंगूर का गुच्छा ही ले लें, अगर आपको वो दिख रहा है तो एक संगठित रूप में तो गुच्छा ही कहेंगे। ये नहीं अंगूर एक अंगूर दो करके ऐसे नहीं करेंगे। जब अंगूर एक टोकरी में भरा हुआ तो उसे अंगूर ही कहेंगे, अंगूर एक दो तीन चार करके नहीं गिनेंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है किस तरह से? तो प्रत्यक्ष के द्वारा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। किस रूप में? तो संगठन के रूप में। तो इसे क्या कहते हैं? परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि तो जो प्रत्यक्षनात्मक संगठन है उसको हम लोग इस तरह से समझेंगे, वह तकनीक व नियम जिसके द्वारा हम प्राप्त जानकारी को एकत्रित कर के अर्थ प्राप्त करते हैं उसे क्या, प्रत्यक्षनात्मक संगठन कहते हैं। इस नियम को कब से शुरू किया गया है? तो 1900 की शुरुआत ही इसमें जानना शुरू किया। किसके द्वारा? तो प्रत्यक्ष करके। तो ये किसने बताया था? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान जो है वो तकनीक के द्वारा किया गया था। किसका? तो प्रत्यक्षनात्मक संगठन के बारे में बताएं। कौन बताएं? तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो थे वो वही बताएं। तो इनका मानना क्या था? तो इनका मानना यही था, जब भी व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है तो वह उसे एक विशेष पैटर्न के रूप में संगठित पाता है। संगठित, यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि संगठित रूप में उसे देखते हैं, प्रत्यक्ष करते हैं। और आगे देखते हैं, जब व्यक्ति उद्दीपक को एक पैटर्न के रूप में संगठित देखता है तो उसके गुण और उन गुणों से भिन्न होती हैं जो उसके आगे के विश्लेषण के बाद प्राप्त होता है। तो मनोवैज्ञानिकों ने अनेक नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जो प्राप्त सूचना या पैटर्न के रूप में बदलने में सहायक होता है। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे। तो इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो जर्मन में हुई। कि इसके सहयोग कौन कौन थे तो वो देखेंगे। मैक्स वर्दाइमर जो कि 1912 में की गई है। तो इस विचारधारा के विकास में दो अन्य मनोविज्ञानिक, जैसे शॉर्टकट में कहते हैं इसको, वर्दाइमर, कॉफा और कोहलर के द्वारा इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, भूमिका रहा। किसमें? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा। जैसे कि आपके स्क्रीन में दिख रहे होंगे कि इसका फुल नाम क्या है, वर्दाइमर। तो मैक्स वर्दाइमर 1912 में किया गया है। और दूसरे मनोविज्ञानिक का कर्ट कॉफका, और तीसरे मनोविज्ञानिक का क्या नाम है, वोल्फगैंग कोहलर ने भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस विचारधारा का मुख्य जो बल था वो किस चीज़ पे था? तो व्यवहार में संपूर्णता, मतलब इकट्ठे किसी चीज़ को आप अलग अलग रूप में ना देखकर एकत्रित रूप में या संपूर्णता से अध्ययन करना है इसमें। तो इसमें अंश की अपेक्षा संपूर्ण पर बल दिया गया है। तो किसके द्वारा? तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और उनके सहयोगों ने इस पर अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। अब देखते हैं आगे कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञानिकों ने इस गेस्टाल्ट की संज्ञा दी है। तो क्या दी है? तो जिसका अर्थ क्या होता है? प्रारूप, आकार या आकृति इत्यादि बताई गई है। तो किस तरह से? तो वो भी देखते हैं हम लोग। तो इसमें यह बताया गया है, आकृति तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। तो आकृति कोई चित्र को देखकर समझ
उसकी आकृति को आधा हो या फिर संपूर्ण रूप में हो। तो हम लोग एक त्रिकोण बनाते हैं। हम लोग त्रिकोण में एक कोना अगर हम सिर्फ हल्का हल्का डैश दे के छोड़ देंगे तो क्या उसे हम लोग त्रिकोण ही आकार समझेंगे? ऐसा तो नहीं, कुछ और समझ ले। तो इसी प्रकार से जो प्रत्यक्षण के अतिरिक्त इन मनोवैज्ञानिकों ने सीखना, चिंतन तथा स्मृति के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया, जिनसे शिक्षा मनोविज्ञान को अत्यधिक प्रभावित किया। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान ने तर्क दिया है कुछ निश्चित नियमों और आधारों का उत्तेजना के रूप में पैटर्न या अनुभव करने एवं सहज स्वभाव का विकास किया। तो इसमें वर्दाइमर ने इस सिद्धांत को 5 व्यवस्थित श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो कौन से व्यवस्थित श्रेणी है? तो इसमें निकटता, समानता, निरंतरता, समीपता और संबंध के बारे में बताया। तो कौन बताए हैं? ये जो 5 बताए हैं तो किसने बताया व्यवस्थित रूप से? तो वर्दाइमर ने बताया है। तो ये जो क्रमबद्ध तरीका है वो भी याद रखना है। तो क्रमबद्ध तरीका में क्या है? तो निकटता है, समानता है, निरंतरता है और समीपता का संबंध बताया गया है। तो किसने बताया है? तो वर्दाइमर ने बताया है। क्या? तो 5 व्यवस्थित श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो लोग आगे ही देखेंगे जो कि आकृति और आकार और प्रतिमा की बात की गई है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आकृति पृष्ठभूमि आखिर है क्या। तो इसमें गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के द्वारा बताया गया है जो कि कोई भी वस्तु हम लोग एक पृष्ठभूमि में रखी प्रतीत होती है या वस्तु का जो सीमा रेखा को अपने चारों ओर बना लेती है, जिसके अंदर वह सीमित होती है। अर्थात व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है तो उसकी आँख, कान, नाक, जैसे कि मैं पहले बता चुकी, अलग अलग ना देखकर सीमा रेखा का एक बनाकर काफ़ी हद तक प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है इसमें। तो जो इस तरह के जो प्रकार समझा जा सकता है कि सिनेमा के पर्दे पर डाले जाने वाले रोशनी अत्यधिक कम है, तो जिस वस्तु की छाया हम बनाना चाहते हैं वह आकृति रहित या अव्यवस्थित होगी, किंतु यदि रोशनी तीव्र होगा तो आकृति स्पष्ट होगी। तो इसमें उल्लेखनीय है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है तो उस वस्तु का कुछ भाग अत्यंत जो स्पष्ट दिखाई देती है उसे कुछ भाग अस्पष्ट भी दिखाई देती। जो भाग अत्यंत स्पष्ट दिखाई देती है उसे आकृति कहा जाता है और कुछ भाग जो स्पष्ट दिखाई देता है उसे पृष्ठभूमि कहते हैं। आकृति, तो यह आकृति को आपको जो स्पष्ट दिखाया फूलदान के रूप में, तो ये हुआ आपका आकृति। और जो कुछ समय ठहरने के बाद आपको 2 व्यक्ति का सामने फेस दिख रहा है उसे क्या कहेंगे? तो पृष्ठभूमि। तो जैसे कि आप लोग ये भी चित्र देखेंगे तो ये चित्र में क्या है? तो 2 व्यक्तियों का लग रहा है कि 2 व्यक्ति हैं और वो नृत्य कर रहे हैं। तो ये हुआ स्पष्ट चित्र आपको दिख रहा है, तो उसे आकृति। और फिर कुछ समय ठहरने के बाद एक मानव का चेहरा नजर आ रहा है, तो ये क्या हुआ? तो पृष्ठभूमि। तो ये आकृति और पृष्ठभूमि के बारे में भी बताया जाता है, जो कि क्वेश्चन बनता है। जो भाग आपको स्पष्ट रूप पे दिखाई देता है उसे क्या कहते? तो उसे आकृति कहते। और जो अस्पष्ट रूप पे दिखाई देता है उसे क्या कहते? तो पृष्ठभूमि कहते हैं। अब आते हैं आगे। जब व्यक्ति किसी वस्तु विशेष का प्रत्यक्ष करता है तो उसे वस्तु विशेष का कुछ भाग अत्यंत स्पष्ट दिखाई देती, जो कि मैं पहले बता चुकी हैं, और कुछ तुलनात्मक रूप से कम स्पष्ट दिखाई देती है। जो भाग अत्यंत स्पष्ट दिखाई देते उसे आकृति, और जो भाग कम मतलब अस्पष्ट हल्का दिखाई देता है उसे पृष्ठभूमि कहा जाता है। तो इसे फिगर बैकग्राउंड परसेप्शन भी कहते हैं इंग्लिश में। अब यह देखेंगे जो चित्र में दिखने से आकृति पृष्ठभूमि का जो उदाहरण बताए हैं वो एक तरह से चित्र 1 का यदि उजला भाग आकृति के रूप में बढ़ता है तो फूलदान दिखाई देता है, जैसे कि हम आपको बताएं। और जो हल्का
अस्पष्ट रूप पे या कम दिखाई देता है। जो काला भाग स्पष्ट रूप से यानी आकृति के रूप में दिखाई देता है। जो आमने सामने कुछ व्यक्तियों या आपको चित्र दो व्यक्तियों का दिखाई दिया तो वो हल्का उजला भाग ना हो कि पृष्ठभूमि के रूप में दिखाई दी। तो जो भाग उजला दिखाई दिया वो क्या फूलदान के रूप में, और जो काला हल्का कम स्पष्ट दिखाई दिया उसे क्या तो मानो कि दो व्यक्ति के चेहरा के रूप में आपको दिखा तो उसे पृष्ठभूमि कहते हैं। तो इस तरह से जो चित्र एक ए में यदि हम कुछ समय के लिए देखते हैं तो कुछ सेकंड के लिए फूलदान और कुछ सेकंड के लिए आमने सामने कुछ व्यक्ति के चेहरे दिखाई देते हैं। जो कि बी में यदि हम ध्यान दें तो उजला भाग आकृति के रूप में उभरने पर मानव के चेहरे और काला भाग में आकृति के रूप में उभरे नर्तक या नर्तकी के रूप में उभरी। जो कि ऐसी आकृति को पलटावी आकृति कहा जाता है। ये भी याद रखिए कि इस आकृति को क्या कहा तो पलटावी आकृति रिवर्सेबल फिगर कहा जाता है। लोग देखेंगे संगठनात्मक संगठन के नियम जो कि प्रतीचीकरण का अध्ययन कर गेस्टाल्टवादियों व कोहलर व कॉफका ने स्पष्ट किया है कि जो उद्दीपक का जो प्रतीचीकरण संगठित रूप में होता है जबकि उनके अनेक अवयवों का प्रतीचीकरण हमेशा सहजता और सुंदरता की ओर अनुभव होता है। मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रेग्नास का नियम कहा है और इसमें प्रतीचीकरण में हमेशा नियमितता और सहजता और एकता पाई जाती है। किसमें प्रेग्नास के नियम को स्पष्टीकरण दो नियम होते हैं तो और इसे प्रेग्नास का नियम भी कहा जाता है। और प्रेग्नास के स्पष्टीकरण दो नियम को देखेंगे वो कौन कौन से दो नियम। पहला नियम है प्रदीय नियम और दूसरा है केंद्रीय नियम। प्रदीय नियम में क्या बताया जाता है जब निम्न सीधे उद्दीपक से संबंधित होता है उसे प्रदीय नियम की श्रेणी में रखा जाता है। उद्दीपकों के गुण से संबंधित सभी नियम जन्मजात होती हैं और ना कि अर्जित किए जाते हैं। ये परिधीय नियम में क्या बताया जाए ये नियम जो होती हैं वो जन्मजात होती, इसे अर्जित नहीं किया जाता है। तो समीपता का नियम, समीपता का नियम जैसे कि आपकी स्क्रीन में वो चित्र दिख रहा होगा, समीपता के नियम के बारे में इसे दर्शाया गया है। तो इस चित्र में इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक दूसरे उद्दीपक से समय स्थान में नजदीक होती है उनके व्यक्ति आपस में संगठित का प्रतीचीकरण करता है और एक स्पष्ट आकृति के रूप में देखता है जो कि आपके चित्र के रूप में दिख रहा है। इसमें यह भी बताया जाए जो माध्यम से समझा जा सकता है कि कुछ बिंदु आसपास होने के कारण में दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं तो समीपता का नियम कहा जाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे डॉट 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 करके दिया जो गया है तो आप लोग तो यही समझेंगे आकृति सीधे लाइन के रूप में, ये एक लाइन के रूप में आप लोग देखेंगे। तो ये जो समीपता का नियम है तो नजदीक को दर्शा रहा और समीप है एक दूसरे बगल बगल से जा रहा है तो समीपता का नियम इसे बताया गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है ये परिधीय नियम के अंतर्गत बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है समानता, समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं उनका व्यक्ति एक साथ संगठित रूप से प्रतीचीकरण करता है। जैसे कि निम्न चित्र में आपको दिख रहा होगा क्रॉस का चिन्ह है, बॉक्स है, तो ये सब समानता का नियम को दर्शाया जा रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है सममितता का नियम जो कि यह है कि उत्तर इसमें आकृति नियम के नाम से ही बताया जाता है। इस नियम में के अनुसार जो उद्दीपक कुछ सुडौल या सममितता होता है उसमें व्यक्ति एक आकृति के रूप में दिखता है जबकि इन उद्दीपकों में सममित नहीं होती है और उसे व्यक्ति एक स्पष्ट आकृति के रूप में संगठित कर नहीं देख पाता। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि निरंतरता का नियम। निरंतरता नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये लगातार कोई चीज़ से कंटिन्यूटी बनी है इसमें,
तो यह नियम के अनुसार जिन उद्दीपकों में या उद्दीपकों के अंशों में एक ही दिशा में आने या जाने की निरंतरता पाई जाती है, उन्हें व्यक्ति एक समूह में संगठित कर प्रतिचिकरण करता है। जैसे कि आप लोग चित्र में दिख रहा होगे कि निरंतरता का नियम में इस तरह से दर्शाया जा रहा है, जो कि हम लोग क्या इसे पढ़ेंगे तो संगठित रूप में इसे ऐसे ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो सामान्य गति का नियम। समान गति का नियम से आप लोग क्या समझते हैं? ये चित्र आप लोग को दिख रहा होगा, तो ये सामान्य गति के नियम को दर्शाता है। आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। सामान्य गति उसे कहते हैं और इस नियम के अनुसार इन बातों के समान होना, जब दृष्टि क्षेत्र के उद्दीपक एक साथ एक दिशा में एक वेग में गतिशील होता है, तब उनका प्रतिचिकरण संगठित रूप में होता है, जो कि सामान्य गति के कारण ही वे आपस में संगठित हो पाते हैं। जैसे कि आप लोग गिरगिट देखे ही होंगे, तो वो झाड़ी में भी होता है, तो आप लोग को गतिशील होने पर प्रतिचिकरण हो ही जाता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखेगा, वो प्रत्यक्ष कर लेते हैं कि हाँ वहाँ पे गिरगिट ही है। तो ये क्या है, सामान्य गति का नियम को दर्शाता है। अब आते हैं इस चित्र को आप लोग देखिए, तो इस चित्र में क्या दिख रहा है, सामान्य ही है सब चित्र। और लेकिन अगर इसमें जो सेकंड वाला में देखेंगे, तो अगर उसको हम कॉलम से भर दिया जाए तो वो क्या हुआ, एक तरह से एम अक्षर दिख रहा है। तो एम अक्षर क्या है, समान गति होने के बावजूद भी आप उस चीज़ की प्रत्यक्ष कर लेते हैं। तो यह समान गति के बारे में बताया गया। तो गिरगिट वाला भी उदाहरण आप लोग को याद ही रहेगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट दिख रहा है वो पूर्ति का नियम इसे कहें या बंदी का नियम कहें। इस नियम के अनुसार उद्दीपक में स्थिर स्थानों के व्यक्ति अपनी ओर से भर कर उसे एक संगठित पैटर्न के रूप में दर्शाता है, जैसे कि इस चित्र में दिख रहा है। तो एक सर्कल के रूप में आप लोग इसको प्रत्यक्ष किए हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको पूर्ति का नियम और बंदी का नियम भी कहते हैं। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये जितने पॉइंट थे वो परिधीय नियम के अंतर्गत आते थे। अब आते हैं केंद्र नियम क्या है। तो केंद्र नियम उसे कहते हैं जिसमें अतिरिक्त कुछ केंद्र नियम भी होते हैं जो प्राणी के व्यक्तिगत विशेषताओं पर निर्भर करते हैं। तो वो कौन कौन से, तो अर्थ का नियम। अर्थ का नियम से आप क्या समझते हैं, तो इसमें व्यक्ति समझता है कि वह एक निश्चित पैटर्न में संगठित करके देख। इसमें जो व्यक्ति होता है वो नीचे जो हम लोग पंक्ति देखे हैं उसमें व्यक्ति शब्दों को अर्थ के अनुसार तुरंत अलग अलग करके एक निश्चित पैटर्न के रूप में संगठित कर प्रदर्शन करता है। जैसे कि ये चित्र को आप लोग देखें तो क्या समझे, तो इसे हम लोग अलग अलग करके संगठित रूप में इसे अर्थ को समझकर पैटर्न के रूप में समझे। क्या समझे, तो यही कि इसके अतिरिक्त कुछ केंद्र होते हैं और इसमें व्यक्ति यह समझता है कि वह एक निश्चित पैटर्न में संगठित करके दिखता है। किसको, तो हाँ जो प्रत्यक्ष कर रहा है इसे, और जिसे उस प्रत्यक्ष के द्वारा ही ज्ञान उत्पन्न करना है और भी संगठित तौर पर। अब आते हैं सेट का नियम। सेट का नियम से क्या स्पष्ट हो रहा, तो सेट का नियम से यह स्पष्ट होता है किसी चीज़ को हम जब उद्दीपक के व्यक्ति देखता है तो उसके मन में एक विशेष प्रकार की मानसिक वृत्ति उत्पन्न होती है, जो कि उसके कारण वह उद्दीपक को संगठित कर एक निश्चित पैटर्न के रूप में देखता है। जैसे कि और कभी कभी देखिएगा कि जो चित्र हम लोग मानसिक दिमाग के अंदर सेट करके रखते हैं कि अगर थोड़ा सा हिंट दिया, अरे नहीं वो तो ऐसा चित्र ऐसे हो रहा था, हवा में बादलों में घोड़ा उड़ रहा था, तो वो भी बादल में वो अपने दिमाग में सेट कर दिया, वो भी बादल में देखेगा कि घोड़ा हवा में उड़ रहा है या बादलों के साथ चल रहा है। तो ये क्या हुआ, तो ये एक तरह से मानसिक वृत्ति या मेंटल सेट के द्वारा ही वो इस तरह का प्रदर्शन कर सका। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, तो क्या है, तो अर्थ गर्भता का नियम जिसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में लॉ ऑफ प्रेगनेंसी या प्रेगानास कहा जाता है इसे। तो इस नियम के अनुसार आकृति की अर्थ गर्भता पर ही प्रत्यक्ष संगठन निर्भर करता है और इसे उद्दीपक में कितनी गर्भता पाई जाती है, अर्थात इसके कितनी अधिक अर्थ का अनुभव में होता है, यह प्रतिचिकरण को प्रभावित करता है।
प्रत्यक्षनात्मक संगठन में परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन को देखें। तो ये किसके द्वारा, तो यहाँ पे गेस्टाल्टवादी के बारे में बताया गया है, उनके सहयोग जो उनके भूमिका महत्वपूर्ण निभाया है। तो वर्दाइमर कोहलरकॉफ का, तो इसमें आकृति की निरंतरता की भी बात की गई है। तो ये सब ध्यानपूर्वक आपका ये केंद्र नियम परिधि नियम के बारे में भी बताया गया है। तो इसी प्रकार से ये जो टॉपिक है ना बहुत ही अच्छा, और इसे समझना भी आसान है और इसको पढ़ने से अच्छा ही लगेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साइकोलॉजी का तो बात ही निराला है। तो इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।